हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 194 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है 195 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 195, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1995 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के तहत 1993 में साप्टा हस्ताक्षरित हुआ और 7 दिसंबर 1995 से यह प्रारंभ हो गया। 1 जनवरी 2006 से इसके स्थान पर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साप्टा लागू हो गया। 196 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित देशों में से वह कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब होगा 196 का। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी जो सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क में दक्षिण एशियाई जो 7 देश हैं, ये जो 7 सदस्य देश हैं, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा मालदीव और सातवां भूटान। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की जो संख्या है वो 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए डाउटफुल ऑप्शन था। 197 है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 198 है, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 4 कथन हैं और बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, अगर इसके बारे में बात करें, देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो ऑप्शन है ये डाउटफुल ऑप्शन है। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो क्लियर हो जाएगा। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का जो योगदान है 2004-05 में 12%, रत्न और आभूषण क्षेत्र का जो योगदान है वो 16.5% था। भारत के निर्यात में 2004-05 में यूरोपीय यूनियन का 21% और अमेरिका का 16.5% हिस्सा था। 2004-05 में भारत के आयात में जो है 16.8% और यूएसए का 6.3% रहा। नई आयात निर्यात नीति 2004 में लैटिन अमेरिका, उप सहारीय अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों को भारतीय निर्यात के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार के रूप में चिन्हित किया गया है। 2004-05 में भारत की भागीदारी विश्व निर्यात में 0.8% थी। इस प्रकार उपयुक्त में मात्र तीसरा विकल्प सही है। उत्तर में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 199 है, 2001, 2 तथा 2002 और 3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें से जो कथन सत्य है, दूसरा जो कथन है
भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और इसके बाद चौथा कथन देखिए, इसमें दिया गया है कि भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2001 और 2 तथा वर्ष 2002 और 3 में भारत के कुल आयात में कृषि आयात का जो हिस्सा था वो कितना था? 3.75% और 4.6%। इन्हीं वर्षों में खाद्य तेल का आयात कुल कृषि आयात के लगभग 62% कहिए 62% रहा। 2002 और 3 में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का जो हिस्सा था वो कितना था? याद रखिएगा 11.8%, न कि 4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में, इस डेटा को याद रखिएगा, 2021-22 का जो डेटा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का जो हिस्सा है 2020-21 में 2.0% था, ठीक है। और 2021-22 में प्रेजेंट में अगर बात करें तो 1.9% है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछने की काफी ज्यादा जो है मतलब की संभावना है। 200 नंबर जो प्रश्न है, 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? 2019-20 में वह कौन सा देश है जो भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2020 में प्री में यह प्रश्न पूछा गया। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ। कितना? तो आप देख सकते हैं इतना $1 मिलियन, ठीक है। 88,908.6.5 मिलियन डॉलर के साथ व्यापार हुआ। चीन व संयुक्त अरब अमीरात दूसरे और तीसरे मतलब कि व्यापारिक भागीदार थे। तो पहले यूएसए का स्थान था, इसके बाद चीन, इसके बाद यूएई का। 2020-21 अप्रैल से फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा भागीदारी करने वाला जो देश था वो था चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग। प्रश्न संख्या 201 है, 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने % की थी? बताइए। 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो कितनी % की थी? कितना % भारत ने जो है इसमें हिस्सेदारी निभाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3%, डी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के योगदान में भारत की हिस्सेदारी 3% थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार याद रखिएगा 2018 में मांस और मांस से बनाए गए खाद्य पदार्थ के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 2.5% थी। 202 नंबर जो प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020 और 21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्विक जो है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निर्विक का जो संबंध है किस योजना से, इस मतलब कि कौन सा क्षेत्र इस मतलब की योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्यात क्षेत्र, डी ऑप्शन। कैसे? केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातों को सुलभता से और कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने तथा बीमा कवर बढ़ाने के लिए निर्विक योजना की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 203 है, वर्तमान में देश ने जो ग्रहण किया है वो क्या ग्रहण किया है? तो चालू खाता की पूर्ण विनिमयता, सी ऑप्शन। चालू खाता की जो पूर्ण विनिमयता है वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1992-93 से चालू खाते पर रुपए की उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लागू की। देखिए जो LERMS है यानी लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके तहत विदेशी अर्जनों को या जो विदेशी अर्जित चीजें हैं
या मुद्रा या जो वस्तुएं हैं 40% का परिवर्तन आरबीआई के द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर तथा शेष 60% ब्याज निर्धारित दर पर किया जाएगा। 1993-94 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1994-95 में भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते पर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। वर्तमान में रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय तथा पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। प्रश्न संख्या 204 है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसके बारे में अगर बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लीजिएगा कितना, तो देखिए 28,55,882 करोड़, यानी आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार जो है 28,55,882 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 13 मई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार, डेटा के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आप देख सकते हैं इतना मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, तो देख लीजिएगा 5,95,954 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यह था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। प्रश्न संख्या 205 है, निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो है एडीबी। देखिए 44 राष्ट्रों के ब्रेटन वुड्स, याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें अगर बात करें 44 राष्ट्रों के ब्रेटन वुड्स ने या वुड्स में 1 जुलाई से, ये कहां पर है ब्रेटन वुड्स, तो याद रखिएगा ये यूएसए के न्यू हैम्पशायर में है। और यहां पे 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में किए गए समझौतों के तहत 1945 में विश्व बैंक की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से सामान्य स्तर पर लाने में सहायता दी जाए। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1960 में की गई, आईडीए की स्थापना 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी की स्थापना जुलाई 1956 में, निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1988 को किया गया था। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं आते हैं, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत, तो विश्व बैंक समूह के ये 5 संस्थाएं जो इसके अंतर्गत आते हैं। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए, जो विचार से होने चाहिए के विचार से क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी की जो है यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। 206 है, डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व या डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया आपको बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट की उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और 1 जनवरी 1995 से इसकी स्थापना हो गई और इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो 1995। प्रश्न संख्या 207 है, किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। किस वर्ष भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो याद रखिएगा 1991 के दौर में। 1991 में जुलाई माह के 1 तारीख और 3 तारीख को भारतीय रुपए को विश्व के 5 प्रमुख देशों कहां पर, तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% और मतलब कि जो है क्या किया गया, अवमूल्यित किया गया था, यानी डिवैल्यूएट किया गया था। 208 नंबर है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। भारत के लिए जो है किस देश से सबसे ज्यादा द्विपक्षीय सहायता मिलती है, वो है आपका जापान, बी ऑप्शन। 1991 से 2001 और 2 तक
जापान ने भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता में 21.4% सहायता उपलब्ध कराई थी। 2002-3 से वर्तमान की अवधि में जापान के द्वारा उपलब्ध विदेशी सहायता कुल विदेशी सहायता का मतलब कि सबसे ज्यादा हिस्सा था, इसका सबसे ज्यादा भागीदारी था। ठीक है, पहली योजना के प्रारंभ से चौथी योजना के अंत तक अमेरिका का हिस्सा 45% कुल विदेशी सहायता में यह सर्वाधिक था। वर्तमान में भारत विदेशी सहायता लेने के तुलना में देता अधिक है। वर्तमान में भारत जो है विदेशी सहायता लेने के बजाय ज्यादा दे रहा है। प्रश्न संख्या 209 है, अर्थव्यवस्था में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? बताइए, अर्थव्यवस्था में 1998 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को, सी ऑप्शन। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एकेडमी की विज्ञप्ति के अनुसार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनका जो योगदान था, उनके योगदान के परिणाम स्वरूप जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अकाल एवं निर्धनता से जुड़े आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक तंत्र को समझने में सहायता मिली, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उनके पुस्तक में, अमर्त्य सेन के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उस पुस्तक में से कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर तथा पॉवर्टी एंड फेमिन्स सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल फ्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों में सुधार के लिए दिया गया, जबकि 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया। याद रखिएगा 2021 को जो 2021 है, इसमें इस समय जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किन किन व्यक्तियों को दिया गया 2021-22 का आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 210 है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? रुपए का अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया 2001-2 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1991। देखिए, भारतीय रुपए का अंतिम बार जो अवमूल्यन हुआ था उस समय के दौरान अगर बात करें तो 3 जुलाई 1991 को भारत सरकार ने भारतीय रुपए का 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक, मार्क और येन के सापेक्ष 2 चरणों में 1991 लगभग 18 से 19% अवमूल्यन किया था, 1 तथा 3 जुलाई 1991 को। 211 है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन सा है? आपको मालूम है यूएसए, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न काल तथा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भी विकल्पगत देशों में विकल्प डी सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो जो विकल्पगत जो देश हैं, जो विकल्प में दिए गए जो देश हैं, इनका आयात निर्यात में जो हिस्सेदारी है यूएसए का सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यूएसए के बाद क्रम के अनुसार अगर बात करें तो इसके बाद ब्रिटेन का, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रूस का। 2020-21 में आयात और निर्यात के संयुक्त हिस्सेदारी यानी प्रतिशत में अगर बात करें तो इस संदर्भ में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार देश यूएसए और चीन है, याद रखिएगा। 212 है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? भारत में निर्यात प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। 1995 तक भारत में कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा तथा कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम कुल मिलाकर 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे। बाद में 1997 में सूरत में भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया और वर्तमान की जो स्थिति है 1 नवंबर 2000 से कांडला, मुंबई, कोचीन, सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है, SEZ में। ठीक है, इसके बाद 213 है, निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे जो है मेल खाती है? PIO जो कार्ड स्कीम है किससे मेल खाती है, किससे मिलता जुलता है? PIO कार्ड स्कीम। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो जो PIO कार्ड है जो स्कीम है, इसका अभिप्राय है भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रहते हैं। इसका सही जो जवाब हो जाएगा केवल पहला, यानी ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं सी।
पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम दिए गए विकल्पों में मात्र पहले विकल्प से मेल खाती है। पीआईओ कार्ड रखने वाले या पीआईओ कार्ड धारक, और ये जो होते हैं भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता इनको नहीं होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को पीआईओ कार्ड आवंटित नहीं होगा। पीआईओ कार्ड धारी कृषि और पौधे से संबंध संपत्तियों को छोड़कर भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार और विनिमय तथा विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। 214 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को प्रथम और दूसरे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहले स्थान पर जो है वह विश्व बैंक, दूसरे स्थान पर आईएमएफ। ठीक है। 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आए गैट की उत्तरवर्ती संस्था विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया। डब्ल्यूटीओ का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुचारू संचालन से संबंधित है। 215 है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि जो है सत्य नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, अगर बात करें तो जो पंचवर्षीय योजना की जो समय दिया गया है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, इसमें जो चतुर्थ दिया गया 1966 से 1971, ये सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है। चतुर्थ योजना की जो अवधि है 1969 से 1974 तक थी, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन 1969 से 74 तक। 216 योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है? तो यह एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, याद रखिएगा। और इसके बाद 200, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल के द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। वर्तमान में जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है 1 जनवरी 2015 से। तो 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग है अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 217 है, योजना आयोग का जो स्वरूप है वो क्या है? तो आपको मालूम है योजना आयोग का जो स्वरूप है वो है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। 218, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1950 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 219, योजना आयोग है। योजना आयोग क्या है? तो यह एक मतलब कि गैर संवैधानिक निकाय है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न संख्या 220 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सह-अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होगा कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर वितरण और नियंत्रण प्राप्त हो सके। ऐसे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण तथा श्रम का शोषण रोका जा सके। साथ ही निजी क्षेत्र के तहत व्यक्तिक पहल की भी पूर्ण गुंजाइश रखी गई है। 221 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है। 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये किसको प्राथमिकता देता है? तो रोजगार बढ़ाने को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1992-97 की अवधि वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था। इसमें शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। 222 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। योजना निर्माण के प्रथम चरण में योजना आयोग देश में उपलब्ध
भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाता है। दूसरे चरण में संघीय और राज्य सरकारों के द्वारा जो है अपनी अपनी योजनाएं बनाकर योजना आयोग को प्रेषित करनी होती है, जिनका अध्ययन कर आयोग विभिन्न सरकारों के द्वारा प्रेषित योजनाओं का एकीकरण करता है। और तृतीय चरण के प्रारंभ में योजना आयोग योजना का जो है ड्राफ्ट जारी करता है, प्रारूप जारी करता है। इसके बाद योजना आयोग विभिन्न सरकारों से परियोजनाओं की प्रकृति निर्धारित करके, याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श के पश्चात योजना का अंतिम रूप कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही योजना प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद को भेज दिया जाता है। देखिए, इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देता है। इसके बाद योजना संसद में पेश की जाती है, जहां अनुमोदन के बाद सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। इन चरणों से ऐसे चरणों से गुजरता है, आपको ध्यान रखना है। 223 है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 224 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।